नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ डीएनए की, और उसके अंदर बात करेंगे बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, यानी कि जो डीएनए है उसका हम केमिकल नेचर देखेंगे कि रासायनिक प्रकृति जो होती है वो डीएनए की क्या होती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों नाम से पूछा जाता है, या तो आ जाता है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन बताइए डीएनए का, ठीक है, या फिर आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी बताइए डीएनए की। अब इसको पढ़ने के बाद में हमारे को डीएनए के बारे में टोटल कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि डीएनए किस तरह का होता है और डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, तो पहले तो ये बात करते हैं कि डीएनए जो है उसकी खोज किसने की थी। तो डीएनए की सबसे पहले खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। मिशर ने इसे जो मवाद कोशिकाएं होती है, पस सेल जिनको बोला जाता है मवाद कोशिकाएं, उनके अंदर इसको खोजा था और नाम दिया था न्यूक्लियस। तो ये तीन क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पर, डीएनए की या न्यूक्लिक अम्ल की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपना एक तो ये हो जाएगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, ठीक है, किसने की है न्यूक्लिक एसिड की खोज। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, मिशर, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की नहीं, न्यूक्लिक एसिड की, ये क्वेश्चन आएगा न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की है, तो मिशर ने की है, ठीक है। किसमें की है, तो पस सेल, पस सेल को बोलते हैं मवाद कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है, मवाद कोशिकाएं होती है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें चोट लग गई थी, उनके अंदर मवाद पड़ गया था, उन कोशिकाओं में इसको खोजा गया, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया था, तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने क्या नाम दिया था, तो नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है। बात समझ में आए। बाद में अल्टमान ने इसे ही नाम क्या दिया, न्यूक्लिक एसिड, अल्टमान ने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तो पूछा जाएगा न्यूक्लिन नाम किसने दिया, तो न्यूक्लिन नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने। और न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, तो वो नाम दिया था अल्टमान ने, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डीएनए का सिस्टम स्टार्ट होता है, डीएनए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। दो चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। डीएनए की खोज यानी कि न्यूक्लिक एसिड की खोज करने वाला फ्रेडरिक मिशर, और नाम देने वाला न्यूक्लिक एसिड को अल्टमान, ठीक है। अब देखो डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है, तो डीएनए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तीन, ठीक है। एक पेंटोज शुगर जो होता है वो इसके अंदर उपस्थित होता है, जो 5 कार्बन शर्करा होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, याद रखना है। पहले छोटे छोटे में हम याद रखेंगे, फिर इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो पाई जाती है डीएनए के अंदर वो होती है आपकी पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो H3PO4 के फॉर्म में होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ पाई जाती है नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। तो देखो जो पेंटोज शुगर होती है वो 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, शुगर होती है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। अब इसमें भी ये दो तरह की होती है, एक राइबोज शुगर होती है और एक डी ऑक्सी राइबोज होती है। एक तो होती है राइबोज और दूसरी होती है डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है। एक तो होती है राइबोज शुगर और दूसरी कौन सी होती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो जो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है और राइबोज शुगर होती है उनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होती है। केवल अंतर कहाँ होता है, इस 2 नंबर के कार्बन पर, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पर एक 5 नंबर कार्बन CH2OH, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का जो कार्बन होता है उसमें जो राइबो शुगर होती है उसके अंदर तो OH होता है और यहाँ पर केवल H होता है, यहाँ पर O की कमी होती है, ऑक्सीजन, डी ऑक्सी हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाती है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम होती है। इतना सा हमें याद रख लेना है क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं हम, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ताकि वो चीज़ें हमें याद रखनी है जो हमारे काम की हैं। चलिए, फॉस्फोरिक एसिड होता है तो वह H3PO4 की फॉर्म में होता है,
हाइड्रोजन 3 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 होंगे। एक फॉस्फेट होगा, इस फॉस्फेट के साथ में ये OH OH OH, तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O करके ये आपका फॉस्फेट आ जाएगा। तो ये H3PO4 हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर केमिकल ये हो गया डीएनए का, ठीक है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन, ठीक है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन की बात करेंगे तो प्यूरिन के अंदर जो होता है वो होता है आपका एडेनिन और गुआनिन, ए और जी, ठीक है। पिरिमिडीन के अंदर होता है थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये तीन चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है नाइट्रोजन बेस के अंदर। तो ये हो गया हमारा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक एक चीज़ को हम समझते हैं कि पेंटोस शुगर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, नाइट्रोजन सार क्या होते हैं और किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पेंटोस शुगर की बात करेंगे। तो देखिएगा पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन युक्त शर्करा। पेंटोस शुगर का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन युक्त जो है शर्करा हो उसे कहते हैं हम पेंटोज शुगर, ठीक है। 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन। 5 कार्बन वाली जो शर्करा होगी उसे कहेंगे पेंटोस शुगर। तो यहाँ हम देखें तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 3 4 और एक ये 5। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम 5 कार्बन युक्त शर्करा, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, डीएनए और आरएनए के अंदर। आरएनए में अलग पाई जाती है, डीएनए में अलग पाई जाती है। एक होती है राइबोज शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक तो कैसी होती है, राइबोज शुगर होती है और दूसरी कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो जो राइबोज शुगर होती है वो पाई जाती है आरएनए के अंदर। राइबोज शुगर किस में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। याद रख लेना है। देखो याद रखने का तरीका ये है, राइबोज आरएनए और डीऑक्सी राइबोज डीएनए, RRDD, ठीक है। ज़्यादा याद भी नहीं रहे तो सिंपल है तरीका याद रखने का कि राइबोज शुगर आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो जो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है, डीएनए में और आरएनए में अंतर कहाँ पर है, बाकी सब चीज़ें सेम है, केवल अंतर जहाँ पर ये रेड निशान बना हुआ है यहाँ पर है। यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है, जबकि राइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन होता है 2 नंबर के कार्बन पर। ये जो 2 नंबर का कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इस 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है राइबोज शुगर के अंदर और ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है डीऑक्सी राइबोज के अंदर, ठीक है। तो डीएनए की जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है उसमें सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है, अतः डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है हमारा कि डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। बात समझ में आ गई। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसलिए कहेंगे हम क्योंकि इसके 2 नंबर के कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो क्या होता है जी, एब्सेंट होता है। समझ में आया, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की हमने बात की कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो H3PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है। देखो ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर एक एक सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन होंगे और 4 ऑक्सीजन होंगे और एक फॉस्फेट होगा, यानी कि H3PO4 की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अब ये होता है किस तरह से है, तो यहाँ पर जो शुगर होता है, देखिएगा ये जो शुगर है, शुगर बनाते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से, ठीक है। ये शुगर बन गया हमारा, ये CH2OH हो गया यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 पर यहाँ पर
इस जगह पर ये जो फॉस्फेट, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के साथ में ये आपका फॉस्फेट इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखो ये शुगर के साथ 3 नंबर कार्बन पर यहाँ पर भी जुड़ा होता है और यहाँ पर भी, ये तो जब लास्ट होता है तब जुड़ता है। एक यहाँ पर जो 3 नंबर कार्बन होता है इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी एक ये जो फॉस्फेट होता है ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो शुगर होती है, इस शुगर के साथ में 3 नंबर के कार्बन पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एक तो ये 3 नंबर के कार्बन पर जुड़ा होता है और एक ये 5 नंबर के कार्बन पर जुड़ा होता है। अगर ये 5 नंबर पर कार्बन पर जुड़ा हुआ है इस शुगर के अंदर, तो इसको बोलते हैं 5 प्राइम। क्या बोलते हैं? 5 प्राइम। और 3 नंबर पर जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं 3 प्राइम। क्या बोलते हैं? 3 प्राइम। और इसको बोलते हैं 5 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का कार्बन और एक 5 नंबर का कार्बन भी लिख लेंगे, दोनों लिख लेंगे। 3 नंबर के कार्बन पर तो जुड़ता ही है, इसके अलावा ये 5 नंबर के कार्बन पर भी जुड़ता है लास्ट में, तो ये दोनों पर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, केवल अकेले थ्री नंबर के कार्बन पर ही नहीं होता, 5 नंबर के कार्बन पर भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? देखो यहाँ पर जब दूसरी स्ट्रक्चर जुड़ेगी इसके साथ में, एक और स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर जोड़े इस तरीके से, इसको हटाते हैं एक बार, अगर हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर जोड़े इसी प्रकार की, जो आपका है डीएनए का, यहाँ इस स्ट्रक्चर को दोबारा से अगर हम जोड़ेंगे तो वापस से ये 5 नंबर का कार्बन यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 नंबर के कार्बन के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ में जुड़ने का काम करता है, तो 5 पर भी जुड़ता है और 3 पर भी जुड़ता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वो गलती से छूट गया वहाँ पर। 3 नंबर का कार्बन और 5 नंबर का कार्बन दोनों पर ही जुड़ता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। समझ में आया? तो अब ये पूछा जाता है कि जो शुगर होता है कार्बन के साथ में किस बंध के द्वारा जुड़ता है? शुगर कार्बन के साथ, शुगर जो होता है वो फॉस्फेट के साथ किस बंध के द्वारा जुड़ता है? शुगर फॉस्फेट के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब लास्ट एंड फाइनल जो चीजें हैं वो है आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार। अब ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये किस तरह के होते हैं? देखो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन क्षार? 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमीन होता है और साइटोसिन होता है। इन चारों को हम, एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं, थाइमीन को टी से और साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। इसके अलावा जो आरएनए होता है उस आरएनए में एक और क्षारक पाया जाता है। हालांकि आरएनए में बहुत सारे बेस पाए जाते हैं अलग अलग, जैसे टीआरएनए वगैरह के अंदर, लेकिन जो कॉमन है वो है यूरेसिल। एक यूरेसिल और पाया जाता है, लेकिन ये किसके अंदर पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब चलिए, अब ये 4 जो बेस होते हैं इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले तो हमें देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका किस तरह का होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर होती है वलयनुमा। ठीक है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होती है, देख रहे हो आप, ये रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, इसी प्रकार यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन उपस्थित होने की वजह से ये क्षारीय होते हैं। जो बेस होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए इनको बेस कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे एडेनिन है तो एडेनिन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। गुआनिन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। थाइमीन की कैसी है? क्षारीय। साइटोसिन की, यूरेसिल की कैसी है? क्षारीय। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इनके पास में पाया जाता है नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन की वजह से ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, संरचना की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं जी? एक है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। दूसरा नंबर आएगा किसका? पायरिमिडीन का। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो। ठीक है, पायरिमिडीन। तो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक एडेनिन और गुआनिन। इसको याद रखने का तरीका ये है भाई, इसको याद रखना है आपको, तो इसको इस तरह से याद रख लें हम।
ए और जी, इस तरह से, जिस तरह से ए डबल बॉन्ड टी होता है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। तो ये जो आगे का है ये प्यूरिन है और जो पीछे आएगा वो क्या हो जाएगा आपका पिरामिडीन हो जाएगा। पिरामिडीन में ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्यूरिन होती है उसमें 2 वलय पाई जाती है, यानी कि 2 रिंग पाई जाती है, और जो पिरामिडीन होता है उसके अंदर एक सिंगल रिंग पाई जाती है। इसमें 2 रिंग होती है और इसमें 1 रिंग होती है। 2 रिंग देख लो आप, 1 रिंग और ये दूसरी रिंग, इसी में 1 रिंग और ये भी दूसरी रिंग, इस तरह से। तो ये प्यूरिन के अंदर होती है। प्यूरिन जो है, प्यूरिन में क्या क्या चीज़ें हैं, एडेनिन गुआनिन, AG, याद रखें प्यूरिन में क्या है, ए और जी। AG स्ट्रक्चर जो है 2 रिंग का स्ट्रक्चर है, तो 2 रिंग वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 2 रिंग याद रखने, और इनके ऊपर लगने वाले जो रिएक्टिव ग्रुप है वो हमें याद रख लेने हैं। अब देखो यहाँ जो अंतर है, अंतर आपको आसानी से जो है नज़र आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। देखो यहाँ पर एक तो अंतर यहाँ पर है 2 नंबर में, ये देख रहे होंगे, ठीक है, और एक अंतर है यहाँ पर 6 नंबर में। अब ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरह का अंतर है। एडेनिन के अंदर 2 नंबर में केवल कार्बन होता है और 6 नंबर पर यहाँ पर NH2 लगा होता है। अगर हम जनरली भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो आपको केवल अंतर यहाँ पर क्या कर देना है, 6 नंबर पर गुआनिन के अंदर 6 नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O और 2 नंबर वाले पर NH2 जोड़ देना है, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। मतलब ये जो NH2 है वो इधर आ जाएगा 2 नंबर पर गुआनिन के अंदर, और ये जगह खाली होते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा। अब आप इसको कैसे भी घुमा लीजिए। तो ये याद रखने का तरीका है कि कैसे इसको बनाना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ खास कहानी नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये 2 रिंग वाली स्ट्रक्चर है और ये 2 रिंग वाली स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर यहाँ देखेंगे हम तो इसमें 4 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है जी, 4। कहाँ कहाँ है देखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 नाइट्रोजन इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। बाकी जो रिएक्टिव ग्रुप लगते हैं उनके नाइट्रोजन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग रिएक्टिव ग्रुप होते हैं। जैसे किसी में CH3 होगा, किसी में डबल बॉन्ड होगा, किसी में NH2 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इनकी संरचना में कितने वलय होते हैं, 2। इनकी संरचना में कितने रिंग पाई जाती है, 2 रिंग पाई जाती है। एक जो रिंग होती है उसे हम पायरिमिडीन रिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिंगल रिंग है, ये वाली जो रिंग है इसे हम बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग, क्योंकि आगे यही पायरिमिडीन बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर हट जाएगा, केवल ये स्ट्रक्चर बचेगा अपने पास में पायरिमिडीन के अंदर। तो इसको बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग, ठीक है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन देख रहे हैं, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, और कितने कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों कार्बन इसके साथ है। तो ये 2, इस जो पायरिमिडीन रिंग होती है इसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तथा एक इमिडाजोल रिंग होती है। ये जो रिंग है इसको बोला जाता है इमिडाजोल रिंग, ठीक है, इमिडाजोल रिंग। तो ये जो रिंग होती है ये कहलाती है इमिडाजोल रिंग, और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। कितने नाइट्रोजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन होते हैं। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की, याद रहेगी, ठीक है। आ जाइए पिरिमिडीन के अंदर। पिरिमिडीन जो होता है उसके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। एक ही रिंग होता है इसके अंदर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन आता है इसके अंदर, तो हमारे पास में इसके अंदर DNA के अंदर थायमिन और साइटोसिन आता है। अगर RNA होता है तो फिर यूरेसिल भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है और ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन होंगे सबके पास में, 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे, ठीक है। 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन का है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सेम उसी प्रकार 1, 2, 3 और 4। रिएक्टिव ग्रुप अलग हो जाएंगे। जैसे साइटोसिन के अंदर जो रिएक्टिव ग्रुप है वो NH2 है, ठीक है। थायमिन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर CH3 और ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन है, और यूरेसिल के अंदर 2 बार ऑक्सीजन है केवल, ठीक है, बाकी CH3 नहीं है। तो CH3 किस पे पाया जाता है, थायमिन पर पाया जाता है, इसलिए इसका मिथाइलेशन, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप होता है इसके ऊपर, थायमिन के ऊपर। साइटोसिन के ऊपर अमीनो ग्रुप होता है, यूरेसिल के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप होता है। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्टिव ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें याद रखना पड़ेगा, है ना, साइटोसिन के ऊपर NH2 जोड़ना है आपको 4 नंबर पे, इस तरह से,
ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर पे डबल बॉन्ड O जोड़ना है और 3 नंबर पे आपको CH3 जोड़ देना है, या इसको ऐसे उल्टी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बनी हुई है। जैसे कि साइटोसिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस तरह भी आपका बना हुआ हो सकता है। किस तरह का, ये NH2 तो यहाँ होगा ही सही, NH2 तो, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड इधर इस साइड में लगा हुआ है, इसको इस साइड में लगा दो, बात एक ही, नो प्रॉब्लम है ना। इसी तरह इसको आप उल्टा कर दीजिए, इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए, या NH2 या NH लिख दीजिए या CH3 लिख दीजिए, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझते हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलिए, इसमें एक पायरिमिडीन रिंग होती है, ये पायरिमिडीन रिंग है, मैंने बताया, क्योंकि इसकी इमिडाजोल रिंग तो हट गई है, केवल पायरिमिडीन रिंग बच गई इसके अंदर, ठीक है। जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन, और कार्बन कितने हैं? 4, ठीक है। ये पाया जाता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम पायरिमिडीन। तो 2 चीज़ें हो गई हमारी डीएनए के अंदर। देखो, एक तो हो गया हमने क्या क्या चीज़ें देखी अभी, हमने देखा एक तो आपके पास में होता है पेंटोस शुगर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती है जी? एक तो होता है आपके पास में पेंटोस शुगर, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो एक तो हमारे पास क्या होता है जी? पेंटोस शुगर। अभी हमने बात की कि आपके पास एक होगा पेंटोस शुगर, ठीक है। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को। पेंटोस शुगर जो है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक राइबोज शुगर, राइबोज, और दूसरी डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। अब जो राइबोज शुगर है उसके अंदर जो 2 नंबर का कार्बन होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? OH पाया जाता है। और डीऑक्सी राइबोज में 2 नंबर के कार्बन पर क्या पाया जाता है? केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? कितने कार्बन होते हैं? तो पेंटोस शुगर है तो 5 कार्बन होते हैं टोटल। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ये राइबोज शुगर पाई जाती है आरएनए के अंदर, और ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। ये मैं समरी बता रहा हूँ आपको, ये समराइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास में यहाँ पर, सेकेंड नंबर हमने बात की फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है भाई, ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये होता है H3PO4 की फॉर्म में, और H3PO4 के लिए हम POH, OH, OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख देंगे, तो ये H3PO4 हो गया, ठीक है। और ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये पेंटोस शुगर के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। समझ में आया? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। कहाँ बनाता है? तो 5 नंबर के कार्बन पर और 3 नंबर के कार्बन पर, दोनों पर ही बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये जो शुगर और फॉस्फेट होता है, पेंटोस शुगर को हम S से डिनोट करते हैं और फॉस्फेट को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है नंबर 3 हमारे पास में, वो है बेस। नंबर 3 चीज़ क्या है जी? बेस। बेस को हम B से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, B से डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं हम बेस। बेस जो होते हैं हमारे पास में नाइट्रोजन बेस, वो 2 प्रकार के हैं। बेस किसके हैं? नाइट्रोजन के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है प्यूरिन और दूसरा क्या है? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। अब जो प्यूरिन है उसमें आता है एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन और पिरामिडिन के अंदर थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन आता है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बन गया स्ट्रक्चर। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब बताओ याद रख होगा कि नहीं होगा? इस चार्ट से आपको सारा डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। बाकी तो हम फिर मेमोराइज करेंगे तो हमें पता होगा किसमें क्या लगाना है, किसमें क्या नहीं लगाना है। लेकिन एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये जो देखो आप यहाँ पर जो क्षार है ये फॉस्फोर इस शुगर के साथ में बंध बनाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए देखो, डीएनए के अंदर ये इस तरह से हमारा डीएनए है, और इस डीएनए में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से शुगर, ये जो आपके बेस होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बेस जुड़े हुए होते हैं।
एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में थायमिन से, और गुआनोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो यहाँ हम देखें तो ये जो बेस होता है, ये बेस किसके साथ जुड़ा होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये शुगर और फॉस्फेट का होता है। ये शुगर फॉस्फेट होता है इसके अंदर। ये जो लाइन दिख रही है इसके अंदर होता है केवल शुगर फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो बेस होता है ये जुड़ा होता है किसके साथ में, शुगर के साथ में, और शुगर जो होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, फॉस्फेट के साथ में, ठीक है। चलो इसको दोबारा से हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं ताकि दोनों ही चीज़ें हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो जी, हमारे पास में कितने बेस है, दो बेस आपस में जुड़े हुए हैं। देखो एडेनिन थायमिन, मान लेते हैं कि एक बेस ये है डबल बॉन्ड के साथ में दूसरे बेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फिर इस बेस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये शुगर जुड़ा हुआ है, ये शुगर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस शुगर के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है जी, ये फॉस्फेट, ठीक है। तो ये डीएनए की दो श्रृंखलाएं बन गई, एक श्रृंखला ये वाली है और एक श्रृंखला ये वाली है, जिसमें ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हमने क्या बोला, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन हमने इस बेस और शुगर के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड के बारे में बात ही नहीं की। तो इस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो देखो, बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया। तो यहाँ पर तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा होता है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो तीन प्रकार के बंध पाए जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, डीएनए के स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। अब आगे हम और भी एक्सपेंड करते हैं इस स्ट्रक्चर को। इसमें आता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ए न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो वैसे डायग्राम बना दिया है, इसको समझने के लिए हम विदाउट डायग्राम भी बात कर सकते थे और वो करेंगे क्योंकि वैसे समझ में कम ही आता है। चलिए, तो देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होंगी केवल। न्यूक्लियोसाइड में क्या होंगी, 2 चीजें होंगी, एक होगा आपका बेस और दूसरा होगा आपका ये जो है न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक होगा बेस और एक होगा शुगर, ठीक है। एक तो होगा बेस और एक होगा शुगर। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड है, और इसके साथ अगर हम फॉस्फेट जोड़ देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए, तो जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें नाइट्रोजन क्षारक पेंटोस शुगर के प्रथम कार्बन से बंध बनाकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। देखो, ये पेंटोस शुगर है और इस पेंटोस शुगर का ये पहला कार्बन है, ठीक है। और इस पहले कार्बन से यहाँ पर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा और ये 5वां कार्बन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इस पहले कार्बन से ये जो नाइट्रोजन का ये जो बेस है, अब ये कौन सा बेस है, ये आपका प्यूरिन है। क्या है ये, प्यूरिन। तो प्यूरिन का 9 नंबर का नाइट्रोजन, 9 नंबर पर जो नाइट्रोजन है वो बंध बनाता है, ठीक है। किससे बंध बनाता है, 1 नंबर से। अगर ये पिरामिडीन है, मान लीजिए ये पायरिमिडीन है, ठीक है, ये पायरिमिडीन है, तो पायरिमिडीन कोई सा भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है। इसी तरह प्यूरिन भी, एडेनिन भी हो सकता है और गुआनिन भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये जो पायरिमिडीन है, ये पायरिमिडीन का पहले नंबर का नाइट्रोजन इस शुगर के पहले नंबर के नाइट्रोजन के साथ में बंध बनाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है ना। प्यूरिन का तो 9 नंबर का नाइट्रोजन और 1 नंबर का कार्बन, किसका, शुगर का। और पिरिमिडीन का 1 नंबर का नाइट्रोजन और 1 नंबर का ही क्या, शुगर का कार्बन। ये दोनों बंध बनाते हैं और इनके बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है भाई, अभी मैंने आपको बताया कौन सा बंध बनता है, ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगा और ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। चलिए, तो इसमें फॉस्फेट समूह का अभाव होता है, फॉस्फेट नहीं होता, यहाँ पर फॉस्फेट एब्सेंट होता है। अब जब फॉस्फेट एब्सेंट होगा तो फिर फॉस्फेट एब्सेंट है, केवल यहाँ पर एक बेस है, ये बेस है
और ये शुगर है, ये दोनों के बीच में ही बंध बन रहा है, केवल ये दो ही संरचनाएं यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे तो एक बेस एक शुगर होगा, यहाँ पर भी देखोगे तो एक बेस एक शुगर होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ये एडिनोसिन है, ठीक है, ये क्या है, एडिनोसिन है। इसको मान लेते हैं कि हम ये गुआनोसिन है या गुआनिन है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं सारा सिस्टम और फिर हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एडिनोसिन है, ये गुआनोसिन है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं साइटोसिन है और ये मान लेते हैं थाइमीन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, ये वाई ग्रुप जो लगा हुआ है मेथिल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की अगर एडेनिन अगर मान लीजिए न्यूक्लियोसाइड है तो फिर इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो इसको क्या बोला जाता है, ये एडिनोसिन जो होता है, एडिनोसिन जो होता है, ये एडिनोसिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस शुगर के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है वो हो जाता है केमिकल नाम 2' डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोला जाता है, एडिनोसिन, ठीक है। इसी तरह या इसको आप एडिनोसिन भी बोल सकते हैं। इसी तरह इसको बोला जाता है डीऑक्सी गुआनोसिन, इसको बोला जाता है 2-डीऑक्सीसाइटिडीन और इसको बोला जाता है थाइमिडीन। समझ में आया। थाइमिन को क्या बोला जाएगा, थाइमिडीन। साइटोसिन को क्या बोला जाएगा, साइटिडीन। और ये जो गुआनोसिन है उसको तो गुआनोसिन ही बोलेंगे और जो एडेनिन है उसको भी हम एडिनोसिन बोलेंगे। एडेनिन को क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, और गुआनिन को गुआनोसिन, साइटोसिन को साइटिडीन और थाइमिन को थाइमिडीन, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शुगर इसके साथ में बाइंड हो गया है, शुगर जुड़ गया है सबके साथ में, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोबारा से कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शुगर के प्रथम कार्बन से बंध बनाकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन क्षार जो होता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये शुगर के प्रथम कार्बन से बंध बनाता है और किसका निर्माण करता है, ये न्यूक्लियोसाइड का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड याद रखना है। हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है भाई। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, न्यूक्लियोसाइड है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें जो फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट का समूह का क्या होता है, अभाव होता है। फॉस्फेट समूह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ये ध्यान रखना है हमें न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। इसमें प्यूरिन में 9वें स्थान का नाइट्रोजन, प्यूरिन का कौन सा स्थान का नाइट्रोजन, 9वें स्थान का। मैंने बताया ये 9th नंबर का जो नाइट्रोजन होता है, ये प्यूरिन में 9वें स्थान का नाइट्रोजन तथा पिरिमिडीन में प्रथम स्थान का नाइट्रोजन। ये पिरिमिडीन है तो इसका पहले नंबर का नाइट्रोजन, इसका 9 नंबर का नाइट्रोजन पेंटोस शुगर से बंध बनाता है। ये पेंटोस शुगर इसके साथ में बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, तो वो याद रख लेना है, ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ये। तो ये इस तरीके से होता है। आगे चलिए, ये तो बात की हमने न्यूक्लियोसाइड की। अब आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, देखो ये हमारा बेस था, ठीक है ना, कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन में से। उसके साथ में यहाँ पर ये शुगर जोड़ दिया हमने। अब शुगर के साथ में अगर हम ये फॉस्फेट जोड़ दें, ठीक है, यानी कि ये पूरी स्ट्रक्चर को जोड़ दें, PO4 को जोड़ दें यहाँ पर, तो फिर ये पूरा संरचना, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, न्यूक्लियोटाइड, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस युक्त शर्करा फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इस फॉस्फेट शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में, वो बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बंध बन रहा है वो कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया, ठीक है। तो ये बेस और ये शुगर, ये दोनों जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। शुगर और फॉस्फेट जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। और ये तीनों संरचना, ये तीनों कुल मिलाकर तीनों स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड वाली बात। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अभी हमने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात की थी। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है ये। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक होगा बेस, एक तो क्या होगा, बेस होगा,
दूसरा क्या होगा, शुगर होगा, और एक होगा फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब याद रखने के लिए आप बीएसपी रख सकते हो, बीएसपी याद रख लो, बसपा पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का न्यूक्लियोटाइड होता है। बस ये याद रख लो, बीएसपी का क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हों, किसी संरचना के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हों, तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जब अवेलेबल हो संरचना के अंदर, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आए बात, उसे क्या कहेंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो संरचना है, इसके अंदर क्या क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये है, इसको बोलते हैं बैकबोन। यहाँ पर होता है आपका शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरह से यहाँ बना देते हैं हम फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से ये बन गया। अब इसके पास में ये जो शुगर होती है, शुगर के साथ में कौन बॉन्ड हो रहा है, शुगर के साथ में एक तो फॉस्फेट हो रहा है, एक दूसरा बेस हो रहा है। तो यहाँ शुगर के साथ एक फॉस्फेट तो जुड़ ही गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़नी है, जो है आपका क्या, बेस। ठीक है, अब ये जो बेस है, ये एडेनिन भी हो सकता है, बेस मतलब एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिल, अगर आरएनए है तो यूरेसिल। तो फिलहाल यूरेसिल को छोड़ देते हैं, हम एजीटीसी को याद रख लेते हैं। ठीक है, ये बेस है। अब ये जो बेस होता है, एक बेस जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में भी जुड़ सकता है, और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में भी जुड़ सकता है। या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं हम डबल बॉन्ड के साथ में ये बेस जुड़ा हुआ है इस शुगर के साथ में। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा चलो, अब मैं इसको जरा उसमें देखता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये गुआनोसिन है, तो गुआनोसिन किसके साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, साइटोसिन के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा जी, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा तैयार होगा। तो ये बार बार ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो आ रहा है ना, जिसमें एक बेस, एक शुगर, दो फॉस्फेट, एक बेस, एक शुगर, दो फॉस्फेट, ये वाली जो संरचना है, बार बार अगर ये श्रृंखला ऐसे ही बनी हुई है, ऐसे ही बनती हुई जा रही है, तो इसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। समझ में आई बात। तो ये कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। ठीक है, क्योंकि एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड में तो तीन ही चीजें होंगी, बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से यहाँ तक। फिर एक न्यूक्लियोटाइड और जुड़ गया ये, तो ये दो हो गए, तो दो होते पॉली हो गया, है ना, डाई न्यूक्लियोटाइड बोल दो। अब ऐसे तो डीएनए के अंदर बहुत सारी संरचनाएं हैं, एक न्यूक्लियोटाइड इधर भी आ रहा है ये, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, ये क्या कहलाएगी, आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहलाएगी। समझ में आता है। ठीक है, चलिए, तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के रेखीय क्रम में जुड़ने से बनने वाली जो श्रृंखला होती है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कहा जाता है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, ये जैसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये एक रेखीय क्रम में जुड़े। देखो यहाँ लीनियर फॉर्म में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी जुड़ रहा है, किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, लीनियर फॉर्म में जुड़ा हुआ है, मतलब कि रेखीय क्रम में जुड़ा हुआ है, रेखीय क्रम में जुड़ा हुआ है, रेखा बना रहा है इस तरह से, है ना। तो ये रेखीय क्रम में जुड़ने से जो श्रृंखला बन रही है, जो चेन बन रही है, जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसे क्या कहेंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। क्या कहेंगे भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कहेंगे। ठीक है, अब इस श्रृंखला को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड भी आपस में किस, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, देखो समझना इस बात को, कहाँ बात कर रहे हैं हम, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, हमने कहा एक बेस होता है, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये देखो आप, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इन दोनों के बीच में, ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर और बेस किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच में भी यही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही आएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, डीएनए की जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो लास्ट पॉइंट होता है, अंतिम जो सिरा होता है, मैं एक बार फिर से इनको हटा देता हूं यहां से समझने के लिए।
अब डीएनए का जो लास्ट अंतिम सिरा होता है, इसको एक को तो हम बोलते हैं 3 प्राइम, एक को बोलते हैं 5 प्राइम। अब ये यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये कहलाता है 3 प्राइम और ये कहलाता है 5 प्राइम, अंतिम श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर सीधा क्या होता है जी, 3 प्राइम पर तो होता है OH ग्रुप और 5 प्राइम पर होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसी तरह 3 प्राइम पर तो क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप होगा और 5 प्राइम पर क्या बचेगा, लास्ट में फॉस्फेट बचेगा। ये चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर OH बच रहा है तो वो 3 प्राइम बनाएगा। 3 प्राइम क्यों बनाएगा उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि ये संरचना है मेरे पास में यहाँ पर डीएनए की, ये मैं एक ही बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आ गया फॉस्फेट और यहाँ पर आ गया आपका शुगर। यहाँ पर शुगर आ गया, फिर यहाँ पर फॉस्फेट आ गया। ठीक है, अब ये जो संरचना होगी, इस वाली संरचना में क्या होगा, यहाँ पर शुगर आ गया, यहाँ पर फॉस्फेट आ गया, फिर यहाँ पर शुगर आ गया और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, फॉस्फेट आएगा। ठीक है ना, तो ये जो फॉस्फेट आ रहा है, ये जो फॉस्फेट आ रहा है, इसके फॉस्फेट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर तो ये शुगर है, यहाँ पर ये फॉस्फेट आएगा। तो ये जो शुगर होगी ना, इस शुगर का जो 5वां सिरा है वो खुला हुआ रहेगा। ऐसे कैसे खुला हुआ रहेगा, देखते हैं एक बार, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ओहो दोबारा से बनाते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट बनाते हैं, दोबारा लास्ट में यहाँ पर एक शुगर बनाते हैं। देखो ये शुगर और शुगर। अब शुगर का स्ट्रक्चर बनाओ आप यहाँ पर इस तरह से, ये शुगर का स्ट्रक्चर बनाया मैंने इस तरह से। ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है। ठीक है, अब ये जो शुगर है, अगर ये शुगर यहाँ पर है और इसका ये जो शुगर है, इसका ये सिरा जो 3 प्राइम सिरा है, इसके ऊपर यहाँ OH लग रहा है, ये खाली है, इसके ऊपर कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ा, कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, 3 प्राइम कहलाएगा। ठीक है, और ये जो शुगर है, इसमें यहाँ तो फॉस्फेट जुड़ ही गया 3 प्राइम पर, लेकिन ये 5 प्राइम खाली रह गया, तो ये क्या बच जाएगा, आपका 5 प्राइम बच जाएगा। तो इस तरह की संरचना बनेगी यहाँ पर, जिससे हमें पता चलेगा कि ये 3 प्राइम और 5 प्राइम होता है। ठीक है, तो डीएनए की श्रृंखला में अंतिम सिरों पर 5 कार्बन और 3 कार्बन पर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर नहीं होती, मतलब बेस नहीं होता, सीधी सीधी बात है। अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुई हमारे न्यूक्लियोटाइड की बात। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर आगे चारगाफ रूल की, कि चारगाफ रूल क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल की, कि वाटसन और क्रिक ने दिया हुआ मॉडल क्या होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डीएनए की संरचना की, डीएनए की संरचना कैसी हो, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, ये बातें करेंगे हम डीएनए की। तब हमारा डीएनए फ्री होगा, फिर उसके बाद हमारा आरएनए आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।